हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जेबी से अभी जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, तो हमने बहुत सारा कुछ मटेरियल पढ़ लिया है। अभी क्या है कि हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे बीएफएम पेपर के लिए, जो कि हमारे जेबी का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या है कि दो तरह से पेपर आएगा, ये एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे और एक आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये सारा पेपर्स का एक जैसे नींबू निचोड़ के रस बना लिया जाता है, तो ये रस है, आपने पी लेना है इसको। 17 या 18 पेज में ये पूरे बुक आपकी 500 पेज की जो मैकमिलन बुक है, उसका निचोड़ है पूरा। अगर ये आप पढ़ के और एग्ज़ाम दे के आगे, तो आपके 50 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल्स कुछ कर लेंगे तो यू कैन बी द टॉपर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर से, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स। देखिए फ्रेंड्स, पहले कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग समझ लेते हैं कि है क्या। देखो क्या होता है कि आप के कुछ कस्टमर बाहर भी होंगे, विदेश में होंगे, तो उनके भी यूएस डॉलर वगैरह में चेक आएंगे। कुछ आपको भी एक काम पड़ सकता है, तो आप क्या है कि हर जगह ब्रांचेस नहीं खोल सकते हर कंट्री में। तो आप किसकी मदद लेते हैं? कॉरस्पॉन्डेंट बैंक की मदद लेते हैं, मतलब कि जो दूसरी बैंक्स हैं उनकी मदद लेते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग बेसिकली वही टर्म है और उससे जुड़ा हुआ है। एनआरआई अकाउंट्स बेसिकली क्या होते हैं कि जो आदमी इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया के मैप से एक 182 डेज बाहर रह लिया इंडिया के मैप से, तो वो क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन कहलाएगा। ठीक है, इवन जो बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो वो भी एनआरआईज कहलाते हैं। ठीक है, मान लो आपकी यूएनओ में नौकरी लग जाती है, आप इंडिया से बाहर चले जाते हैं 182 डेज से ज़्यादा, तो आप भी एनआरआई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग को। तो ये बेसिकली क्या है कि पहली लाइन देखेंगे, it is the relationship between two banks which have mutual accounts with each other and have or one of them having account with each other. It eliminates the global network of the need to have a global network of branches। मतलब हर जगह आपको ब्रांच खोलने की जरूरत नहीं पड़ती कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग की मदद से। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो इस तरह ही आते हैं। नोस्ट्रो अकाउंट दे देगा और चार ऑप्शंस दे देगा आपको। उसमें क्या देगा? अवर अकाउंट विद यू, ये आंसर सही है, बाकी ऑप्शन गलत होते हैं। ठीक है, तो बस यही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो समझ लेंगे। नोस्ट्रो अकाउंट क्या है कि एसबीआई मुंबई जो है सिटी बैंक न्यूयॉर्क में खाता खोल लेती है, यूएस डॉलर अकाउंट, तो वो क्या कहलाएगा? नॉस्ट्रो अकाउंट कहलाएगा एसबीआई के लिए। ठीक है, और इसका उल्टा अगर हो जाए तो सिटी बैंक अगर एसबीआई में खोल लेता है रुपी अकाउंट, तो वो क्या कहलाएगा? वोस्ट्रो कहलाएगा। ठीक है, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो आ गया समझ में। नेक्स्ट देखिए, लोरो अकाउंट। लोरो अकाउंट में क्या होता है कि हिज अकाउंट विद देम, सीएबीआई बैंक रेफरिंग टू रुपी अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक विद एसबीआई मुंबई। मिरर अकाउंट क्या होता है? इज मोर और लेस अ रिफ्लेक्शन और अ शेडो ऑफ द नॉस्ट्रो अकाउंट। इसमें क्या होता है, हम कि एंट्रीज रिकॉन्साइल करते हैं कि हमारे पास कितना पैसा आया गया, तो वो मिरर अकाउंट में हमें पता लग जाता है। स्विफ्ट, स्विफ्ट की ना कई बार फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो सिर्फ ये पहले ये देख लेंगे। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेली कम्युनिकेशन, कहीं पर ट्रांजेक्शन लिख देते हैं तो वो गलत होता है। मतलब चार ऑप्शन दे देंगे आपको, तो उसमें टेली कम्युनिकेशन वाला आंसर सही है। स्विफ्ट बेसिकली क्या है कि एक तरह का, जैसे हमारे यहाँ आरटीजीएस नेफ्ट वगैरह होता है, तो एक पेमेंट सिस्टम है कि 24 आवर्स 365 डेज इन अ ईयर अवेलेबल होता है। तो ये बेसिकली क्या काम करेगा? ट्रांजेक्शन्स को इधर उधर भेजने के काम आता है। ठीक है, चिप्स क्या है? बेसिकली फुल फॉर्म है इसका, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। ये पेमेंट सिस्टम कहाँ था? यूएसए में था। ये भी एक तरह का नेफ्ट या आरटीजीएस की तरह ही है, लेकिन ये यूएसए में काम करता है। ठीक है, चैप्स क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम, ये कहाँ काम करता है? लंदन में। तो इन सब की फुल फॉर्म्स देखनी है आपने, और सिर्फ ये कहाँ काम करते हैं ये पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। ट्रांस यूरोपियन, ये जो टारगेट है इसका फुल फॉर्म है ट्रांस यूरोपियन ऑटोमेटेड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सप्रेस ट्रांसफर सिस्टम। तो ये कहाँ काम करता है? यूरोप में काम करता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म और कहाँ काम करता है वो पता होना चाहिए। आरटीजीएस और नेफ्ट कहाँ काम करते हैं? इंडिया में। तो आरटीजीएस किसने डेवलप करा था? हैदराबाद के आईडीबीआर इसने डेवलप किया था। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें जो भी आप करोगे तो वो एकदम से दूसरे खाते में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेफ्ट। नेफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? बैचेस में फंड ट्रांसफर होते हैं। पहले क्या होता था कि ये एक एक घंटे के बैच में होता था, अब आधे आधे घंटे, और ये क्या है 24/7 हो चुका है। ओसीबी, ओवरसीज बॉडी कॉर्पोरेट बॉडीज, ये अब आता नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बस समझ लो कि होता क्या है। जो बाहर के लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में, बस उतना ही ओसीबी के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एनआरई एनआरओ अकाउंट।
ये कौन सी करेंसी में मेंटेन होते हैं? ये होते हैं इंडियन रुपी में। FCNR कौन से में होता है? फॉरेन करेंसी। FC से याद रखेंगे फॉरेन करेंसी, ठीक है। ये जो लास्ट के दो टर्म वर्ड पढ़ेंगे, FC तो मतलब फॉरेन करेंसी, इससे ध्यान रखेंगे, ठीक है। NRE, NRO और FCNR अकाउंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन, वो अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उस पर भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये जितना भी ये थ्योरेटिकल दिया हुआ है, ये PDF में अगर मेरे इससे चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आ सकते हैं, 082794700702। वहाँ पे अगर आप मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसका सारा PDF ही दे दूंगा आपको, ठीक है। तो वो आप एक बार मगअप कर लेना। ये जो यहाँ नीचे तक है, जहाँ फेडाई लिखा हुआ है, यहाँ तक सिर्फ यही गाथा कही हुई है कि नैरो, हाँ, NRO अकाउंट, NRE और FCNR दोनों तीनों में फ़र्क क्या है और कितनी करेंसी में डील होता है, ये सोचिए। और ध्यान रखना FCNR जो है 6 करेंसी में होता है। ये यहाँ दिखी हुई है करेंसी: डॉलर, यूरो, GBP, जापानीज की CAD और AUD, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो बेसिकली अब हमने यहाँ से पढ़ना है फेडाई से। इस जगह आ जाओ। फेडाई अनाउंसेस द लाइबर रेट्स फॉर कंपटीशन ऑफ इंटरेस्ट रेट NRE FCB BR BR लिखा हुआ है, FCNR डिपॉजिट होना चाहिए यहाँ पे। FCNR डिपॉजिट वगैरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? तो वो फेडाई वगैरह से पता लगते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इन्वेस्टेड विद गेटिंग NRE स्टेटस कैन बी क्रेडिटेड टू NRI अकाउंट, ठीक है। अगर मान लो किसी ने बॉन्ड्स वगैरह खरीद रखते हैं तो वो NRI स्टेटस होते ही NRO अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। लोन्स भी दे सकते हैं NRE अकाउंट पे और FCNR अकाउंट पे। कितना दे सकते हैं? 100 लाख रुपए तक दे सकते हैं। ये जो है एज पर RBI गाइडलाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, NRIs कैन एक्वायर शेयर्स और प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इनहेरिटेंस क्या होता है? पिताजी से आपने लेना हो तो उस तरह से भी आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? NRIs कैन एक्वायर प्रॉपर्टी बाय परचेज आउट ऑफ बैलेंस हेल्ड इन NRE अकाउंट। NRE अकाउंट में जो उसका बैलेंस पड़ा है उससे भी वो सेल परचेज कर सकता है, ठीक है। ये थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें मेनली हमने क्या पढ़ा? NRE FCNR NRO अकाउंट के बीच में डिफरेंस, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग कौन से होते हैं, नॉस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो और मिरर अकाउंट्स। यही कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है, दैट्स ऑल। उतने से ज़्यादा कहीं नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट्री LC। देखो LC वाले चैप्टर में हमने एक चीज़ तो ये समझनी है कि LC होती क्या चीज़ है, ठीक है। दूसरा क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ LC, रिवोकेबल, ट्रांसफरेबल, रेड LC, ग्रीन LC, ये सब तरह के पता होने चाहिए कि LC हैं क्या, ठीक है। तो वही आपने पढ़ना है इस चैप्टर में। बेसिकली LC क्या होता है कि मान लो आपने चाइना से एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। चाइना का जो एक्सपोर्टर है उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, और ऐसा ही केस उसके साथ है, उसे आप पे विश्वास नहीं है कि आप पता नहीं पैसा देंगे या नहीं देंगे, सामान उसका ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि LC ही देते हैं कि अगर मान लो एक्सपोर्टर का सामान इम्पोर्टर के पास पहुंच जाएगा तो वह LC बैंक पैसा रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसी काम LC आती है। तो इसमें LC में दो दो तरह की LCs होती हैं। एक होती है रिवोकेबल, एक होती है इरिवोकेबल। रिवोकेबल में क्या होता है कि हम अमेंड कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रिवोकेबल की, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो कि हम कभी भी इसको ना अमेंड कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी अदर पार्टी, ठीक है। इरिवोकेबल में क्या होता है कि हम इसको अमेंड नहीं कर सकते, और बैंक्स जो है इरिवोकेबल वाली ज़्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि उसमें कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते आप। ट्रांसफरेबल LC क्या होती है कि आप किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि ट्रांसफरेबल LC जो होगी ना, सिर्फ एक बार आप ट्रांसफ़र कर सकते हो बस, उससे ज़्यादा नहीं। साइट LC क्या होती है? एक तरह की बैंक गारंटी टाइप की होती है, ठीक है। बैक टू बैक LC क्या है कि बार बार मान लो आपने एक साल में 10 बार आपने किसी को सामान एक्सपोर्ट करना है, तो हर बार आपको LC इशू नहीं करनी है, बस एक बार करा ली और वही बार बार काम आती रहेगी। तो उसे बैक टू बैक LC बोल देते हैं, ठीक है। रेड क्लॉज LC कौन सी होती है? जिसमें कि आपको प्री शिपमेंट एडवांस मिल जाता है, ठीक है। ग्रीन वाली में क्या होता है कि वेयर हाउस के लिए भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। वेयर हाउस समझते हैं क्या होता है? कि एक गोडाउन जहाँ कि आप अपना तैयार माल या कच्चा माल रखते हैं, तो उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। यूसीपी सेसो डज नॉट अप्लाई टू बाय डिफॉल्ट। देखो ये चीज़ ध्यान रखना कि यूसीपी डीसी के जो रूल्स हैं LC के अगेंस्ट, वो अपने आप ही नहीं लग जाएंगे। आप अगर स्पेशली LC मेंशन है तभी उसके रूल्स काम करेंगे, ठीक है। टाइम अलाउड कितना होता है? 5 बैंकिंग डेज होता है। या तो 5 बैंकिंग डेज में पैसा देगा या फिर
क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, इस में जो एलसी वाले में एक चार्ट होता है, वो गूगल इमेजेस पे आप देख सकते हैं। अगर एलसी लिख के डालेंगे तो एक चार्ट सा मिल जाएगा आपको कि कैसे इंपोर्टर एक्सपोर्टर को माल बेचेगा और एलसी जो है कब काम करेगी। तो उस तरह का एक चार्ट्स है, वो गूगल इमेजेस पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो चैप्टर 8 क्या कहता है। चैप्टर 8 कहता है रिस्क एंड बेसिक रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है, बेसिकली कोई भी अनसर्टेनिटी है, आप रोड पे चल रहे हो, आपको कोई ट्रक टक्कर मार के चला गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, दैट इज अ रिस्क। तो ऐसी जो है कि हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क इन द सेंस कि प्रॉफिट कम ज़्यादा हो जाना, किसी पार्टी को आपने उधार दिया और वो चुकाए ना, तो तब लॉस हो जाना। फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अनसर्टेनिटीज इन कैश आउटफ्लोज एंड इनफ्लोज are the risk elements. Minimum capital requirement for a business should be such that it is able to meet the maximum loss that may arise from the business to avoid bankruptcy. ठीक है, आपने कोशिश यही करनी है कि सिर्फ इतना इस तरह का ही लोन देना है ताकि बैंक्रप्सी की कंडीशन कम से कम हो, इंसॉल्वेंसी कम से कम ही हो। ठीक है, लोअर रिस्क इम्प्लाइज लोअर वेरिएबिलिटी इन नेट कैश फ्लोज, और हाइयर रिस्क में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हाई वेरिएशंस होंगे। Risk in a business or investment against the return from it is called as risk adjusted return on investment, RAROC भी बोलते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है कि कितना किसी बिजनेस में कितना रिस्क है इन्वेस्टमेंट करने में, ठीक है, और उससे कितना रिटर्न आएगा, तो वो RAROC से पता लगता है। ठीक है, RAC अगर हाइयर है तो फिर क्या होगा, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर मोर प्रेफरेबल सच इन्वेस्टमेंट वुड बी टू। हाइयर RAC है तो उसमें पैसा भी हाइयर ही लगेगा। ठीक है, although all the risks are contracted at the transaction level, certain risks such as liquidity interest rate risk are managed at the aggregate or portfolio level। ठीक है, ट्रांजेक्शन जब होती है तो वहाँ पे कितने सारे रिस्क और जुड़ जाते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रिस्क हो जाती है, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी उसमें ऐड हो जाता है। तो रिस्क आर सच एज क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, CMO पढ़ लीजिए इसको, फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन आर रिकॉग्नाइज एट ट्रांजेक्शन लेवल। ठीक है, वॉलेटिलिटी ओवर टाइम होराइजन, तो ये वॉलेटिलिटी निकालने का ना एक यहाँ पे चलो इन्होंने लिख दिया फॉर्मूला, डेली वॉलेटिलिटी स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। तो ये हमारे न्यूमेरिकल्स के टाइम पे काम आएगा, तो आप अभी जस्ट फॉर्मूला देख सकते हैं, दैट्स ऑल। डाउन साइड पोटेंशियल इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ रिस्क एज इट इंटीग्रेट सेंसिटिविटी एंड वॉलेटिलिटी विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। द VAR इज द डाउन साइड रिस्क मेजर। डाउन साइड रिस्क मेजर मतलब कितना उसमें खतरा है पैसा लगाने में। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 जो था रिलेटेड था रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट से। हो फ्रेंड्स, ये आपको काफ़ी काम आया होगा। तो अब बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।